अभी तक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया कि ओपन स्टैक में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, जो मैंने आपको मैंडेटरी कंपोनेंट्स बताया। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी शो किया था कि ओपन स्टैक की साइट पर जाके आप कैसे बाकी सारे कंपोनेंट्स को भी देख सकते हो। ठीक है, पढ़ना आपके ऊपर है। ये ओपन स्टैक के पोर्टफोलियो में 60 के ऊपर सर्विसेज हैं, और हर एक सर्विस को पढ़ना और यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो डे बाय डे बढ़ रहा है। ठीक है, पर जो कोर कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वर्चुअल मशीन लॉन्च करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इवन फ्रॉम प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव की एक ओपन स्टैक प्लेटफॉर्म को क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ छोटा सा एक डायग्राम बना के, मतलब कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। फिर उसके बाद हम नोवा के ऊपर फोकस करेंगे। तो आज की क्लास में हम नोवा कंपोनेंट को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, मैं आपको एक कॉल फ्लो बताऊंगा कि जब आप एक वीएम लॉन्च करते हो तो वो एक्चुअली में कैसे वीएम जो है वो जाके डिप्लॉय होता है। तो देखो, सबसे पहले हमें ये शुरू करना चाहिए कि हमारा आर्किटेक्चर जो है वो, तो हमारे आर्किटेक्चर में देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था, दो तरीके के प्लेन्स होते हैं। एक होता है आपका कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लेन, और सेकंड होता है आपका कंप्यूट प्लेन। ठीक है, कंट्रोल प्लेन में वो सारी सर्विसेज होती हैं जो कि ओपन स्टैक को चाहिए होती हैं प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए, और कंप्यूट प्लेन में वो सारी सर्विसेज होती हैं जो कि सिर्फ एक आपके नोड को चाहिए होती हैं, स्पेशली सिर्फ वीएम बनाने, और मोस्टली बहुत लाइटर रखा जाता है। आज मैंने सुबह भी यही बताया था। क्यूबरनेटिस, देखो क्यूबरनेटिस का जो मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब मैं कंटेनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म का जो आर्किटेक्चर है वो ओपन स्टैक के आर्किटेक्चर के जैसा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कोइंसिडेंस है, मोस्टली आप कहीं भी देखोगे ना तो आपको इसी तरीके का ही डिज़ाइन मिलेगा, जहाँ पे कंट्रोल और कंप्यूट, इसको आप कंप्यूट को कुछ और वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। आप इसको डेटा बोल सकते हो, इसको आप क्या कहते हैं, वर्कर बोल सकते हो, अगर आप क्यूबरनेटिस की बात कर रहे हो। तो दैट मीन्स कि ये आपका यूज़र प्लेन है, बेसिकली इसको यूज़र प्लेन बोलते हैं। जनरल टर्म्स में से यूज़र प्लेन कहा जाता है, जहाँ पे आपका जो मेन यूज़र है उसका काम चलेगा। कंट्रोल प्लेन वो होता है जहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्लेटफॉर्म के खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको शायद डायग्राम दिखाया होगा कि अब इस प्लेन के अंदर देखो तीन तरीके की मतलब मिनिमम हम स्टार्ट करते हैं तीन से। अब तीन से क्यों स्टार्ट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पे तीन नोड का क्लस्टर होता है, बेसिकली तीन नोड्स का एक क्लस्टर होता है। ठीक है, एक मिनट में जरा आता हूँ। तो वहाँ पे तीन नोड का क्लस्टर होता है। अब ये जो तीन नोड का क्लस्टर है, ये क्या कहता है कि ये जो मेरे मास्टर है इसको बेसिकली आप बोलते हो कंट्रोलर प्लेन। कंट्रोलर प्लेन, ठीक है। इसके अंदर आपकी तीन नोड होंगी, 1 2 एंड 3। इसके अंदर आपके कंट्रोल से रिलेटेड सर्विसेज चलेंगी। देन आता है आपका यूजर प्लेन, जिसमें आपका होता है कंप्यूट, जिसको कि हम ओपन स्टैक में कहते हैं कंप्यूट प्लेन। और ये डिपेंड कि आपको कितना बड़ा आपका डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर के मतलब जितना आप बड़ा क्लस्टर बना रहे हो ओपन स्टैक का, उसके हिसाब से ये आपकी नोड्स होती हैं। इसको हम बोलते हैं कंप्यूट प्लेन। मतलब कि मेरे जितने भी वर्चुअल मशीन्स हैं। सर स्क्रीन बड़ा नहीं हो सकता? स्क्रीन बड़ा, हाँ रुको एक सेकंड, काम करते हैं। इसको मैं फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ। अब ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कंट्रोल प्लेन का मैंने आपको बता दिया। कंप्यूट प्लेन में आपका फोकस जो वीएम्स होती हैं, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने एक वर्चुअल मशीन को लॉन्च किया है, एक वर्चुअल मशीन को लॉन्च किया है, एक वीएम है। ठीक है, ये मैंने समहाउ ऊपर से किया होगा कहीं, जो भी मेरा GUI एक्सेस होगा वहाँ से। तो ये जो वीएम है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कंप्यूटर पे जाके डिप्लॉय होगी, करेक्ट। तो इस तरीके से आपका, तो इन नोड्स पे सिर्फ और सिर्फ वीएम्स को ही चलने का परमिशन होता है। बाकी हम इसके ऊपर उसको बल्कि नहीं बनाते हैं। ओपन स्टैक की जो सॉफ्टवेयर की लेयर होती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, अब आप ऐसे समझो कि ओपन स्टैक एक सॉफ्टवेयर है
वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक क्लस्टर ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको हर नोड पे कुछ ना कुछ सर्विस को इंस्टॉल करना होता है। उस सॉफ्टवेयर की कोई ना कोई सर्विस इंस्टॉल होती है। इधर के जो नोड्स होते हैं स्टार्टिंग के, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है ओपन स्टैक का। मतलब जितनी भी मोस्टली जो कंट्रोल रिलेटेड, क्योंकि जो मेन सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब यहाँ चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोलर हैं। इन नोड्स के ऊपर तो वीएम रन करेगा नहीं, तो आप इसको आराम से जो भी आपको फंक्शंस चाहिए अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड वो सब कुछ आप यहाँ पे लेकर आओ। लेकिन जो इधर वाली नोड्स हैं, इन नोड्स को देखो रखा जाता है क्यों? इनको रखा जाता है कि आपका ट्रैफिक चलेगा। ट्रैफिक क्या है आपका? आपका ट्रैफिक है वर्चुअल मशीन। तो इनको वीएम्स के लिए डेडिकेट कर दिया जाता है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि इसके ऊपर हम कोई और फालतू की सर्विस चलाएं जिससे कि हमारा जो कंप्यूट है वो ओवरलोडेड हो जाए। मान लो ये भी एक सर्वर है, और याद रखना ये फिजिकल सर्वर होता है, इसको मतलब हम बेयर मेटल बोलते हैं। तो इसको ना आप ये मत समझना कि एक वीएम है, ठीक है। क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर की बात अलग है, वहाँ पे वो नोड भी हो सकता, नोड एक वीएम भी हो सकता है और एक बेयर मेटल भी हो सकता है। बट ओपन स्टैक में हमेशा बेयर मेटल ही होता है, क्योंकि आप हमेशा वीएम्स किसके ऊपर देते हो? बेयर मेटल के ऊपर। अगर आप बोलेगे मुझे वीएम के ऊपर वीएम चलानी है, तो फिर तो वो टेक्निकली पॉसिबल है, बट वो सोल्यूशन जो है वो यूज़ नहीं होता है कहीं भी। मतलब वो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही टॉपिक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपकी वीएम चलेगी, ठीक है। तो हम ये जो सर्वर है, अब मान लो ये एक सर्वर को मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जो कि ओपन स्टैक का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में मैं क्या डालूंगा? उस सॉफ्टवेयर में मैं ट्राई करूंगा कितनी चीज़ें मैं डालूँ। मैं इसके अंदर सर्विसेज डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मैंने इसको नोवा डाल दिया, ठीक है। नोवा भी जब मैं डालता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं सारी सर्विसेज, नोवा के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो सब के सब इसमें डिप्लॉय होते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि ओपन स्टैक की जो सर्विसेज होती हैं उनको डिवाइड किया जाता है। हर सर्विस अंदर अगर आप देखोगे तो ब्रेकअप पे और कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है, फर्दर सब सब कैटेगरी में। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको लाइटर रखते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे सिंडर भी डाल दूँ, यहाँ पे होराइजन भी डाल दूँ, यहाँ पे कीस्टोन भी डाल दूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं डाल दूँ, तो जो ये मेरा सॉफ्ट हार्डवेयर है इसका जो यूटिलाइजेशन है वो तो बढ़ जाएगा। और यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा तो मेरे वीएम्स को रिसोर्स कहाँ से मिलेंगे? मतलब ये कि अगर मैं ओपन स्टैक को ही सारे सर्विसेज को ही सारी रिसोर्सेज दे दूंगा, तो फिर जो मेरा पर्पस है, जो मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को हार्डवेयर के ऊपर वीएम चलाना है, वो तो डिफीट हो गया। तो इसीलिए जितनी भी एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं वो सब के सब हम कंट्रोलर पे चलाते हैं। और वी ट्राई टू कीप ओनली मिनिमम सर्विसेज, जो कि बहुत मैंडेटरी है। ओपन स्टैक को चाहिए आपके नोड को कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ उनको ही रखा जाता है। उनकी भी डिस्कस करेंगे वो सर्विसेज क्या क्या है, बट इससे पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि ऐसा होता है। अच्छा, ये जो कंट्रोलर है ये रैक पे तो ये डिफरेंटली डिप्लॉय होता है ना, मतलब कंप्यूटर कंट्रोलर तो अलग अलग में रहता है ना। अलग अलग बोले तो मतलब अलग अलग रैक मतलब बोल रहे मैं, हो? नहीं एक्चुअली मैं रैक देखा हूँ जो मेरा टेलीकॉम सेक्टर पे है, उसमें देखा हूँ कि कंट्रोलर का एक अलग सा मतलब हार्डवेयर होता है और कंप्यूटर का एक अलग सा हार्डवेयर होता है। तो मतलब यही यही होता है क्या? नहीं ना, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में डिफरेंस कहाँ होता है, वो भी चलो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ, क्योंकि ये राइट टाइम है। ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही समय उठाया। देखो हम हमेशा बोलते हैं एक सर्वर, ठीक है। हम हमेशा एक सर्वर वर्ड यूज़ करते हैं जो कि बड़ा जेनरिक वर्ड है, ठीक है। सर्वर ही रहता है, ऐसा नहीं है सर्वर चेंज हो जाता है, बट इस सर्वर की ना स्पेसिफिकेशंस होती हैं। स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इस सर्वर पे आपने कितना रिसोर्सेस दिया हुआ है। तो इंडस्ट्री में ना जनरली कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस सर्वर, हाई परफॉर्मेंस सर्वर, ठीक है। फिर बोलो मान लो कि लो परफॉर्मेंस सर्वर। अभी हाई परफॉर्मेंस लो परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप एक कंप्यूटर खरीदते हो, ठीक है। तो आपको मार्केट में क्या क्या ऑप्शन दिए जाते हैं कि यार ये वाला लैपटॉप ले लो, इसमें बहुत हाई एंड स्पेसिफिकेशन है, ये एकदम गेम खेलने के लिए भी काम आएगा, कोडिंग करने के लिए भी काम आएगा, वर्चुअलाइजेशन के लिए भी काम आएगा, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पे आपको सेम उसी टाइप का ही एक और सर्वर मिलता है, लैपटॉप मिलता है, जो कि उससे कम स्पेसिफिकेशन होती हैं। तो बोलते हैं यार क्या करना है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मूवी देखनी है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, ब्राउज करना है, तो बोलते हैं ठीक है यार ये सस्ता वाला ले लो, क्यों एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट करना है। तो इस तरीके से जो सर्वर्स भी होते हैं वो भी हाई एंड और लो एंड होते हैं कि आपको किस तरीके का सर्वर चाहिए। अब देखो कंट्रोलर कंप्यूट सबकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप ओपन स्टैक डिप्लॉय करते हो तो ओपन स्टैक का जो सॉफ्टवेयर है वो हर एक नोड से एक्सपेक्ट करता है कुछ रिसोर्सेज को, कि मुझे
इतनी रिसोर्सेज चाहिए इस नोड से, अगर डिपेंडिंग कि वो कंट्रोलर है तो इतना चाहिए, कंप्यूट है तो इतना चाहिए, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा आगे जब हम डिस्कस करेंगे। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि क्या कंट्रोलर का हार्डवेयर अलग होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर अलग होता है? नहीं, कंप्यूटर का और कंट्रोलर का हार्डवेयर अलग नहीं होता है, सेम होता है। डिफरेंस आता है सिर्फ हाई एंड और लो एंड का, कि आपको कितना हैवी बल्कि वो बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिफरेंशिएट करते हो। जो डिफरेंस आता है दोनों में, कंप्यूटर और कंट्रोलर में, वो आता है रिसोर्स कंजम्पशन का। अब मान लो कि कंप्यूट नोड है, लेट्स टेक अ जनरल एग्जांपल, मतलब लॉजिकली सोचते हैं, एक कंट्रोलर है और एक कंप्यूट है। कंट्रोलर में आपके पास क्या होता है, वीएम्स तो चलनी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँ कि मैं एनवीएमई, हाई एंड का एनवीएमई स्टोरेज मैं अब कंट्रोलर पे लगा रहा हूँ, और मैं जो कंप्यूट है उसके ऊपर मैं एसएसडी लगा रहा हूँ। एसएसडी मिनिमम होता है, देखो ओपन स्टैक वगैरह के लिए या किसी भी क्लाउड टेक्नोलॉजी के लिए आपको एक हाई एंड डिस्क लगानी पड़ती है। अगर आप नॉर्मल जो एच डी डी होती है, नॉर्मल जो हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों यूज होता है। एसएसडी में होता है सिंगल स्टेट ड्राइव, और एनवीएमई उसके भी नेक्स्ट लेवल होता है। तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, तीनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जितना आप एक, मान लो आप एक टीवी का एच डी डी लेते हो, उससे भी कई गुना ज़्यादा कीमत में आपको एक 250 GB का एनवीएमई मिलेगा। तो डायरेक्टली कॉस्ट एक फैक्टर होता है। तो अभी मुझे एक चीज़ बताओ कि मेरे को कंट्रोलर पे स्टोरेज का इतना बड़ा क्या रिक्वायरमेंट है? नहीं है, क्योंकि स्टोरेज तो मुझे अलग से मिलना है, या मैं अपने कंप्यूट नोड से इंटरनल पूल बनाना चाहता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास ज़्यादा बड़ा ओपन स्टैक नहीं है, मेरे को छोटा ओपन स्टैक बनाना है। तो मैंने कंप्यूट नोड पे जो हार्ड डिस्क आई उनको लेके बना लिया, तो मैं एनवीएमई को कंप्यूट पे लगा सकता हूँ। पर कंट्रोलर में मुझे एनवीएमई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मैं एसएसडी से भी काम चला सकता हूँ। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि मुझे कंट्रोलर की स्पेसिफिकेशन को थोड़ा मैं मीडियम रख सकता हूँ, और कंप्यूट के उसको, क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल डिफरेंस है वो आपका है इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन, कि कहाँ पे आपको कैसे यूटिलाइज करना है। बट आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे कंट्रोलर पे मैं लगा रहा हूँ एचपी का जनरेशन 11, और मैं कंप्यूट पे लगा रहा हूँ एचपी का जनरेशन 7, वो नहीं होता है। रहेंगे सारे एक जैसे ही, सिर्फ स्पेसिफिकेशन ऊपर नीचे कर दिया जाता है। और दूसरा एक चीज़ और होता है कि जो ये हार्डवेयर होते हैं ना, अगर जब आप एक मैन्युफैक्चरर से लेते हो, इनकी ना एक फिजिकल डायमेंशनिंग होती है, जिसको कि हम फिजिकल बोलते हैं, कि एक्चुअली में एक सर्वर को कितना स्पेस चाहिए। तो जो आपका रैक है, अब देखो ये जो सारी स्टोरी है ना, ये रैक पे बड़ी डिपेंडेंट होती है। एक फिजिकल रैक होता है, ठीक है, एक रैक होता है जिसमें बेसिकली स्लॉट्स होते हैं, इसमें बेसिकली यहाँ पे स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। 40 होता है, 42, U42, 40, 60, जैसा भी आपने जितना बड़ा रैक लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें डिवाइसेस को माउंट कर सकते हो। तो अब आपका मान लो एक ओपन स्टैक है जिसमें कंट्रोलर है, आपका कंप्यूट है, और आप बोलते हो कि मुझे और ज़्यादा सर रिसोर्स। U40, हाँ, बोलो बोलो। सर U40 मतलब उसके सर 42 सर्वर लगेगा इसमें, नहीं नहीं, सर्वर माउंट कर नहीं, सकते हैं इसमें। एक्चुअली सर्वर नहीं है, स्लॉट नंबर होता है बेसिकली, कि जैसे आपका एक ओके, कंप्लीट रैक है फिजिकल, उस रैक में आप कितने डिवाइसेस को माउंट कर सकते हो। अब क्या होता है कि आप जो सर्वर मतलब लेके यहाँ आ रहे हो वो कितना बड़ा है। देखो, जो दो तरीके के सर्वर होते हैं, टू टाइप सर्वर मार्केट में मिलता है, ठीक है। एक होता है ब्लेड सर्वर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लेड सर्वर, और एक होता है रैक सर्वर। किसी भी कंपनी का लोगे, सर इसको कॉट सर्वर भी कहते हैं क्या? हाँ, कॉट सर्वर, रैक सर्वर, कॉट सर्वर, कॉट सर्वर भी बोलते हैं रैक सर्वर। हॉट सर्वर। हाँ, हॉट सर्वर तो मैंने सुना नहीं है यार, मुझे चेक करना पड़ेगा। बेसिक क्लासिफिकेशन देखो ऐसा क्यों किया गया है, बेसिकली इसका प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट मतलब कि इन दोनों को कैसे रखा जाता है। तो जो रैक सर्वर होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल बोले तो इस तरीके से आता है, इस तरीके का होता है सर्वर। तो इसको ना आप अपने स्लॉट में डायरेक्टली लेके माउंटिंग कर सकते हो, स्क्रू ड्राइवर से आप इसको सीधा इसमें लगा सकते हो, आपका सर्वर फिट हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये जो स्लॉट्स होते हैं, जो नंबरिंग मैंने बोली, U1 2 3 4 करके 42 60, जितना भी बड़ा स्लॉट है, जितना भी बड़ा रैक है आपका। अब आपने मान लो एक सर्वर खरीदा किसी कंपनी का, चाहे वो G8 है, G9 है, जैसी भी जनरेशन का है, उस सर्वर को कितनी लेंथ और कितनी विड्थ चाहिए। तो देखो, लेंथ जनरली जो है वो स्टैंडर्ड होती है सबकी, लेंथ जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है, बट स्टिल आपको अपना रैक जो है वो चेक करना होता है कि आपके रैक की लेंथ कितनी है। जो मेन जो होता है वो होता है इसका, क्या बोलते हैं, विड्थ। विड्थ बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, हाइट बोलते हैं, हाइट। हाइट हाइट हाँ, तो ये जो एक्चुअली इसकी क्या हाइट, है
हाँ इसमें जो रैक में मैंने देखा हूँ, मतलब जो 42U मतलब 1U मतलब 3 होल्स करके रखता है, मतलब 3 रो करके रहता है, ठीक हाँ है। हाँ हाँ एक सिंपल सा स्विच लेंगे तो वो 1U में माउंट होता है, 1U मतलब वो हाँ 3 होल लेता है, ठीक है। करेक्ट। तो ऐसे करके माउंट होता है हॉरिजॉन्टली। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बताया। देखो जो ये हाइट होती है ना, ये हाइट आपकी सर्वर की या कोई भी सर्वर, देखो अब आप एक रैक में क्या क्या रखते हो, सर्वर रखते हो, स्विच रखते हो, ठीक है। अगर आपके पास जगह है तो आप स्टोरेज भी रख सकते हो। स्टोरेज हमेशा चेसिस में आता है, स्टोरेज हमेशा चेसिस होती है इसकी अपनी, चेसिस वाली भी स्टोरी बताता हूँ। तो क्या होता है कि ये जो डिवाइसेस होते हैं जब आप इनको माउंट करते हो तो इनकी कितनी हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो ये होता है ना, ये यू जो रैक की जो होती है होल्स, उसकी काउंटिंग होती है। तो मान लो कि अब आपका अगर एक एक स्लॉट में अगर आपका सर्वर आ गया, जनरली नहीं आता है, 2 स्लॉट्स में आते हैं, डिपेंड करता है कितन कैसा सर्वर आपने लिया हुआ है। तो लेट्स से कि अगर 2 स्लॉट में आ रहा है तो आपकी जो फिजिकली जो लिमिट है, आप उतने ही तो डिवाइसेस माउंट कर सकते हो ना, उससे ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते किसी भी केस में। तो ये आपकी मजबूरी बन गई। तो इसलिए एक रैक की लिमिट होती है, तो इस रैक के अंदर आपको सर्वर भी लगाने हैं, आपको स्विच भी लगाना है, ठीक है। एटलीस्ट सर्वर और स्विच तो रहेगा ही रहेगा, सर्वर प्लस स्विच तो रहना ही रहना है। मतलब मैंडेटरी नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि सर्वर स्विच तो रहता ही रहता है। उसका रीज़न क्या है ना कि देखो, अब आप ये अगर फुल हो गया किसी रीज़न से, आपने इसमें 20 सर्वर डाल दिए, अब 20 सर्वर की आपके पास जगह नहीं है, हाइट मान लो उसकी एक्सीड कर गई, तो ऑब्वियसली अब आप इसमें डिवाइस नहीं रख सकते हो। तो आपको फिर एक नेबरिंग में एक और जो है रैक लगाना पड़ेगा। अब आपने इसके पड़ोस में एक और रैक लगाया, अगर आपकी किस्मत अच्छी है डेटा सेंटर में जगह खाली है, जो कि जनरली नहीं होती है, तो आपको पड़ोस में एक रैक मिल गया, आपने अपना माउंटिंग कर दिया बाकी के डिवाइसेस का। तो इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप फिर भी मैनेज कर सकते हो। लेकिन फिर भी देखो, ये सर्वर, अब मान लो यहाँ पे 10 सर्वर है और इन 10 सर्वर को, और इसमें 10 सर्वर है, लेट्स से कि यहाँ पे 10 सर्वर है और यहाँ 10 सर्वर है, और इनको आपस में बात करना और आपको कनेक्ट भी करना है। तो ऐसा तो आप करोगे नहीं कि हर एक को केबल को कनेक्ट करोगे, करेक्ट। तो या तो आप क्या कहते हैं, एक स्विच रख लोगे बीच में, उस स्विच के थ्रू इनको कनेक्ट करोगे तो बीच में आपका एक स्विच आ जाएगा। पर ये सब जो गेम होता है ना, ये आप फिजिकली जितनी डिस्टेंस कम रहती है आपका काम आसान होता है, लेकिन ये जितनी डिस्टेंस बढ़ती है ना उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। रिमेंबर कि ये सब कॉपर टेक्नोलॉजी है, जितनी भी जो केबलिंग होती है डेटा सेंटर में, ये सब कॉपर टेक्नोलॉजी पे की जाती है, ठीक है। अगेन फाइबर बहुत कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, आपको सर्वर के अंदर भी फाइबर पोर्ट लगवाना पड़ता है अपने वेंडर को बोल के, तब जाके आप फाइबर पोर्ट को यूज़ कर सकते हो। तो फाइबर टेक्नोलॉजी को सर्वर में लगाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। प्लस उसको सेफ भी करना होता है, फाइबर अगर जरा सा भी मतलब बेंड हुआ तो वो टूट जाएगा और आपका पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। तो कॉपर क्या होता है, कंफर्टेबल होता है, कॉपर को अगर आप मान लो बेंड भी कर दोगे तो आपका इतना नहीं टूटेगा, लेकिन कॉपर में लॉस होता है। तो जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस चीज़ें होती है ना, वहाँ पे कॉपर की जगह जो है फाइबर प्रेफर किया जाता है। पर कोशिश की जाती है कि जब 2 सर्वर्स हैं, 2 रैक्स हैं, उनको जितना पास में रखा जाए तो आपकी प्रॉब्लम्स कम से कम रहेंगी। लेकिन ये इनके बीच में जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी आपकी प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, ये सब मैंने आपको सारी बात क्यों बताई कि डिपेंडिंग कि किस तरीके का आप सर्वर लगाते हो। तो देखो जनरली जो आप सर्वर परचेज करते हो ना, तो आप एक ही टाइप के सर्वर्स को परचेज कर सकते हो अपने वेंडर से, जस्ट टू मेंटेन द होमोजीनियस स्ट्रक्चर, कि आपके पूरे एनवायरनमेंट में होमोजीनियस स्ट्रक्चर हो। बट ऐसा जनरली कई बार नहीं होता, हो सकता है कि आपने एक बार एक सेटअप लगाया, उसके 2 साल बाद आपको एक्सपेंड करना पड़ा, तब तक मार्केट में नया जनरेशन आ गया, तो आपका हार्डवेयर का मिक्स एंड मैच हो गया। इवन दो आपने सेम वेंडर सेम सेम टाइप का सर्वर लिया, बट स्टिल आपका मिक्स एंड मैच हो गया। तो उस केस में आपका G8, मान लो आपने G8 पे लगाया था आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले, और अब मार्केट में G12 आ गया है, तो आपको G12 लेना पड़ेगा, G10 आपको G8 कोई देगा नहीं मार्केट में। तो आपको मिक्स एंड मैच कर देते हो, ये भी होता है आजकल, ठीक है। क्लाउड में तो होता है ये, मैंने आपको भी याद है, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि क्लाउड में आपको नहीं पता चलता है कि आपका जो प्रोवाइडर है वो किस तरीके का हार्डवेयर जनरेशन यूज़ कर रहा है। हो सकता है कि वो कोई पुराना हार्डवेयर पे आपको आपके वीएम्स को लॉन्च करे, तो जो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में आपकी वीएम को इम्पैक्ट करे, परफॉर्मेंस को। तो ये सारी बातें थी। तो कमिंग टू ब्लेड एंड रैक सर्वर, रैक सर्वर वो होता है जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली माउंट होता है, हॉरिजॉन्टली मतलब सीधा सीधा लगा सकते हो आप एक के ऊपर एक। बीएल जो होता है ब्लेड सर्वर, ये बेसिकली चेसिस में आता है। अब चेसिस क्या होती है कि एक बॉक्स होता है, इस तरीके का बॉक्स होता है, उस बॉक्स में आपके सर्वर लगे होते हैं ऐसे करके, 1 2 3 4 ऐसे करके स्लॉट्स बने होते हैं। अब इसमें आपके जो सर्वर्स हैं वो वर्टिकली माउंट होते हैं, वर्टिकल माउंटिंग।
अब आप बोलोगे इस तरीके की क्या ज़रूरत है काम करने की, वर्टिकल माउंटिंग। तो देखो इस तरीके का चीज़ें जो है ना वो कॉम्पैक्ट के लिए बनाया गया था। ब्लेड सर्वर जो है वो जनरली स्पेस को सेव करने के लिए बनाए जाते हैं। अब ये जो चेसिस है ना ये भी आपको इसी रैक में ही माउंट करनी पड़ेगी। रिमेंबर, चेसिस को आप अलग नहीं रखते हो। डेटा सेंटर में जितने भी डिवाइसेज हैं वो हमेशा एक रैक के अंदर होते हैं। आपको कोई भी डेटा सेंटर में कोई भी डिवाइस रैक के बाहर नहीं दिखेगा, क्योंकि रैक के बाहर पहली बात तो वो सेफ नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको परमानेंटली माउंट नहीं कर सकते हो। और फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो पावर का हो, ठीक है, चाहे वो नेटवर्किंग का हो, वो आप जो है यूनिफॉर्म नहीं कर सकते हो। यहाँ पे रैक का फायदा क्या होता है, रैक और ये सब क्यों बनाए गए हैं चेसिस, ये इसलिए बनाए गए हैं कि इसमें ना सिंगल पावर केबल आ रही है, पावर की जो लाइन आ रही है, इवन दो रिडंडेंसी के लिए दो लाइन आती है, ठीक है, पावर की दो लाइन आ रही है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपका मेन सप्लाई आएगा, साथ में आपका यूपीएस आएगा। यूपीएस किस लिए होता है कि अगर किसी रीजन से मेन चला गया तो आपके यूपीएस में यूपीएस से लाइट आएगी, और ये आपके जो है क्या कहते हैं चेसिस में एक जगह चला जाता है। अब क्या करता है कि चेसिस इंटरनली इसके यहाँ हर जगह, हर जहाँ जहाँ ये माउंट करते हो ना, पीछे साइड से जब आप देखोगे तो यहाँ पे पीडीयू लगा होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। आपने सिंपल क्या करना होता है, जैसे आप पावर केबल लगाते हो ना लैपटॉप का बोर्ड में, स्विच बोर्ड में, ऐसे ही यहाँ पे बोर्ड बने होते हैं पूरे नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब बॉटम से टॉप तक बने होते हैं। तो आपको ज़्यादा लंबी केबल नहीं लेनी पड़ती है, आपको छोटी सी 1 फीट की केबल से भी आपका कनेक्शन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, जो स्विच है ना, वो बिल्कुल यहीं पर ही है, पावर की स्विच बिल्कुल सेम रैक के पास ही, मतलब जिस नंबर पे आप उसको माउंट कर रहे हो। फिर जो आपकी जो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो अगर आप ऊपर आपने स्विच यूज़ कर लिया, ये स्विच आपके चेसिस का एक तरीके से गेटवे बन गया। इस चेसिस में जितने भी डिवाइसेस हैं आप सबको इस स्विच से कनेक्ट कर दो, और इससे आप फिर बाहर चले जाओ, तो इस तरीके से आप अपना स्पेस बचा सकते हो। आपकी चेसिस को एक नीट एंड क्लीन बना सकते हो, पूरा का पूरा जो रैक है वो नीट एंड क्लीन बन जाता है। आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। अब मान लो अगर आप हर सर्वर 10 सर्वर लगाए आपने, और 10 के 10 सर्वर्स की केबल लेके आप बाहर रैक के जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत पुअर होगा, ठीक है, मेंटेनेंस में भी बहुत दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है। अब जो ये जो चेसिस वाला कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया था, ये बनाया गया था पैसे बचाने के लिए और स्पेस बचाने के लिए। कोई कस्टमर है उसको लगता है कि यार मुझे हाई एंड के तो कंप्यूटर्स चाहिए नहीं, मैं तो लो एंड से ही काम चला लूंगा और मुझे जगह भी बचानी है। तो इस चेसिस को आप लेके कहीं भी एक जगह माउंट कर लोगे। तो अब देखो जो स्पेस है, हो सकता है अब आपको इतना स्पेस लग जाए अगर आप एक चेसिस को माउंट करो, डिपेंडिंग कि आपका चेसिस कितना बड़ा है, ठीक है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये एक मतलब वो बता रहा हूँ विजुअल बेसिस पे, ये सब मैंने किया हुआ अपने हाथों से, इसलिए मुझे पता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये सब जो होता है ये आपका क्या कहते हैं डिपेंड करता है कितनी बड़ी चेसिस है, उसके हिसाब से स्लॉट ले लेगा। ये आपका फिट हो गया। अब इसके अंदर जो सर्वर्स हैं वो आपने वर्टिकली माउंट किए हैं, तो वर्टिकली जो इनकी जो हाइट होती है ना वो रैक सर्वर से आधी होती है। तो इस केस में आप ज़्यादा नंबर ऑफ सर्वर्स को लगा सकते हो। तो ये भी एक स्पेस सेविंग टेक्नोलॉजी है, स्पेस सेविंग टेक्नोलॉजी, मतलब नॉट रिसोर्सेज, स्पेस को बचाने के लिए। तो दो तरीके के सर्वर इंडस्ट्री में आपको मिलते हैं। तो जनरली आपके जो कंट्रोलर है कंप्यूटर, वो सब आपको एक ही मतलब हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन पे मिलेंगे, इनमें ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब मोटा मोटा मेरे को आपको यही बताना था कि इतना मेजर डिफरेंस नहीं होता है हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। तो कमिंग टू द ओरिजिनल टॉपिक कि कंप्यूटर और कंट्रोलर पे इस तरीके से सर्विसेज होती हैं। तो मैंने ये बोला कि हमेशा ओपन स्टैक की जो मिनिमम सर्विसेज है वो कंप्यूटर पे डाली जाती है, ताकि जो ये जो हमारा जो सर्वर है, ये सर्वर ये कम से कम इस्तेमाल हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो आपकी वीएम्स के लिए बचें। मान लो आपने पर्पस क्या था बेयर मेटल ये ओपन स्टैक डालने का, कि मेरे को इसके ऊपर वीएम चलानी है। ओपन स्टैक तो एक हेल्पर है ना। ओपन स्टैक क्या कर रहा है, जो आपको हाइपरवाइजर में इश्यूज आते हैं, या आपको एक फ्रंट एंड गुई चाहिए, या आपको एक ऑटोमेशन चाहिए, जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो सब कुछ ओपन स्टैक प्रोवाइड कर रहा है। इंटरनली वो हाइपरवाइजर यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर किसी रीज़न से ओपन स्टैक ही आपके अगर हार्डवेयर की रिसोर्सेज खाने लगे, तो आपका तो पूरा पर्पस ही बेकार हो गया, फिर आपको क्या फ़ायदा हुआ ओपन स्टैक यूज़ करने का। तो इसलिए यहाँ पे रिसोर्सेज को कम से कम रखा जाता है जब इसकी डिज़ाइन की जाती है, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन की जाती है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत मैंने आपको हार्डवेयर के बारे में भी समझा दिया, ठीक है। तो अब मैं जंप करना चाहूँगा सॉफ्टवेयर पार्ट पे। सॉफ्टवेयर पार्ट बोले तो अब मैं चाहूँगा कि हम लोग जो है क्या कहते हैं थोड़ी सी सर्विसेज देखें। तो देखो ओपन स्टैक में अगेन सबसे जो फ्रंट एंड होता है वो होता है आपका एपीआई सर्वर। सर्वर नहीं लिखते आप, एपीआई समझ लो, ठीक है। ये एपीआई सर्वर होता है, मतलब मैं वर्बली बोल देता हूँ एपीआई सर्वर, बट लिखता नहीं। तो ये एपीआई सर्वर होता है।
ये सारा कम्युनिकेशन आउटसाइड वर्ल्ड से करता है, मतलब कि आउटसाइड वर्ल्ड कम्युनिकेशन, ये सब कुछ एपीआई सर्वर करता है। ओपन स्टैक एपीआई सर्वर, ये बेसिकली एक रेस्ट बेस्ड एपीआई सर्वर है, ठीक है। रेस्ट एक ओपन सोर्स मतलब लैंग्वेज है, ओपन सोर्स है। अगेन ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होने का फ़ायदा ये होता है ना कि जो क्लाइंट्स होते हैं जो इसको कंज्यूम करने वाले हैं, उनके लिए अपने एंड पे ना चेंजेस करना बड़ा आसान होता है। बहुत छोटे माइन्यूट चेंजेस करके आप किसी भी तरीके के क्लाइंट को टूल को इंटीग्रेट कर सकते हो ओपन स्टैक के साथ। ये एडवांटेज होता है रेस्ट एपीआई सर्वर का। अब क्या होता है कि ये किसके लिए होता है, आउटसाइड वर्ल्ड कम्युनिकेशन जिसको भी बात करनी है ओपन स्टैक से। दो तरीके का इंटरफेस होता है इसका, ठीक है। एक होता है CLI और एक होता है GUI। तो एक होता है GUI और एक होता है CLI। टू टाइप का इंटरफेस ऑफर करता है ये, ठीक है। पहले सर्विसेज को समझ लेते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट तो देखो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अभी मैं आपको डिप्लॉयमेंट 1 या 2 क्लासेस तक तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ओपन स्टैक की डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, क्योंकि जब तक आप सर्विस को नहीं समझोगे ना ओपन स्टैक डिप्लॉयमेंट को समझने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो वन बाय वन चलते हैं ताकि सारी चीज़ें समझ में आए। तो ये जो एपीआई सर्वर हो गया, अब इसके बाद क्या होता है, इसके पीछे होता है एक हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं कीस्टोन। कीस्टोन मैंने आपको बताया था कि इसका काम क्या होता है, ऑथराइजेशन का। जितने भी लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाहर से कोई आ रहा है, सब कोई जो है वो ऑथराइजेशन करता है। तो एपीआई सर्वर का इंटीग्रेशन जो है वो आपके कीस्टोन के साथ होता है, और कीस्टोन का इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज के साथ होता है, ठीक है। तो सारी सर्विसेज जो है वो कीस्टोन से बात कर सकती हैं। अब जो और दूसरी सर्विस होती है वो होती है आपकी, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं डैशबोर्ड, जिसको हम बोलते हैं होराइजन। होराइजन, अब होराइजन क्या है, एक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड गुई, जो कि आपको ओपन स्टैक से इंटीग्रेट करके आपको पता चलता है कि क्या चल रहा है। कोई यूज़र को गुई लॉगिन कराना है, यूज़र ने लॉगिन किया, सब कुछ अपना ग्राफिकली देखा, तो गुई पार्ट के लिए आपके पास होराइजन होता है। अब होराइजन भी देखो क्या करता है, अगर आप होराइजन देखोगे तो बैकएंड में जो होराइजन प्रोजेक्ट है ये एपीआई सर्वर से ही बात करता है। क्यों, क्योंकि जैसे कि क्यूबरनेटिस में एपीआई सर्वर को एक एपीआई सर्वर देखो एक्चुअली होता क्या है, आप डिटेल में समझो, इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो ताकि आपके ना फाउंडेशन स्ट्रांग बने। एपीआई सर्वर जो है वो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक कम्युनिकेटर है। कम्युनिकेटर का मतलब ये है कि ना तो ये डेटाबेस है और ना तो ये क्या कहते हैं कोई टूल है, ना मतलब कुछ भी नहीं है, ये कोई वो नहीं है। ये बेसिकली कम्युनिकेटर है। आप ऐसे समझो कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज हो गई। मतलब ये कि अगर हमको बात करनी है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है मेरी कोई नेटिव लैंग्वेज कुछ और हो, आपकी नेटिव लैंग्वेज कुछ और हो, पर हम दोनों को आपस में बात करनी होती है तो हम एक मीडियम डिसाइड करते हैं कि हमें किस मीडियम में बात करनी है। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि यार सब लोग हिंदी बोलते हैं तो चलो हम हिंदी में बात करेंगे, तो आपकी और मेरी बातचीत शुरू हो गई। तो एपीआई सर्वर बेसिकली यही काम करता है, ये सब लोगों को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज देता है, बाहर वालों को भी देता है और अंदर वालों को भी देता है। अंदर वाले मतलब कि जब मैं अंदर का बोलता हूँ तो कंपोनेंट्स, ओपन स्टैक के जो कंपोनेंट्स हैं, तो ऐसा आप समझो कि ये एपीआई सर्वर है, ठीक है। ये हो गया आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड, और इधर हो गया आपका इनसाइड वर्ल्ड। इनसाइड वर्ल्ड मतलब कि ओपन स्टैक के अंदर का आर्किटेक्चर। अब ओपन स्टैक के बाहर क्या क्या होता है, ओपन स्टैक के बाहर देखो क्या कहते हैं, क्लाइंट्स होते हैं जो बेसिकली आपके ओपन स्टैक से बात करते हैं। तो ये हो गया आपका एपीआई सर्वर से बात करते हैं। इनसाइड में आपके सारे कंपोनेंट्स हो गए, जैसे होराइजन हो गया, ठीक है, आपका कीस्टोन हो गया, सब लोग हो गए, फिर आपका नोवा हो गया, फिर आपका क्या कहते हैं ग्लैंस हो गया, सब जितनी भी सर्विसेज हो गई, तो सब सर्विसेज हो गई। अब होगा क्या कि मैंने आपको एक बताया भी था लास्ट क्लास में कि ओपन स्टैक में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ओपन स्टैक की मोस्टली जो सर्विसेज हैं, एटलीस्ट जो कोर कंपोनेंट्स हैं, सभी की बात नहीं कर रहा बट मोस्टली जो कोर कंपोनेंट्स हैं, उनका जो डिज़ाइन है वो सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड का मतलब ये कि अगर आपने एक सर्विस को भी अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप बाकी की सर्विसेज को को रिलेट कर सकते हो बड़े आराम से। इसीलिए मैं चाह रहा था कि मैं आज आपको नोवा पढ़ाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम ज़्यादा चला जाएगा तो नोवा पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ मैं नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। तो अभी देखो आप समझो क्या होता है कि इन सब लोगों को बात करनी है।
इन सब लोगों को बात करने के लिए इस एपीआई सर्वर का यूज़ करना पड़ता है। तो एपीआई सर्वर कोई डेटाबेस नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज है जिसमें कि लोग आपस में बातचीत करते हैं, दैट्स इट, और कोई मतलब नहीं है एपीआई सर्वर का, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एपीआई सर्वर का रोल क्या है। तो देखो एपीआई सर्वर का जो रोल है वो बेसिकली कम्युनिकेशन का है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब लेट्स सी कि एक कॉल फ्लो में क्या होता है, कि अभी मैं काम करता हूँ आपको कॉल फ्लो बताने के लिए। लेट मी थिंक कि क्या अभी हम रेडी हैं वहाँ पर जाने के लिए? हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको पहले हाई लेवल कॉल फ्लो बताता हूँ। हाई लेवल कॉल फ्लो का मतलब ये है कि मैं आपको ऊपर लेवल से बताऊंगा कि वीएम लॉन्च करने में क्या क्या कंपोनेंट्स पिक्चर में आते हैं, फिर मैं आपको लो लेवल पे उसको ब्रेक करके बताऊंगा, ठीक है। तो लेट मी ट्राई कि आज हम कितना कवर कर सकते हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव है एक वीएम को लॉन्च करना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एक वीएम लॉन्च। तो लेट मी टेक अ न्यू पेज, सॉरी कुछ नहीं कर दिया मैंने, एक नया पेज लेता हूँ मैं। अब मैं आपको बताऊंगा वीएम लॉन्च फ्रॉम गुई, ठीक है। गुई से बात करते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने अपने हाथ से वीएम लॉन्च करी है ओपन स्टैक में? किसी ने वीएम लॉन्च किया ओपन स्टैक में? नहीं, मैंने नहीं किया। अरे यार, किसी ने भी ओपन स्टैक में वीएम लॉन्च नहीं करी? मत बोलो यार कि नहीं किया है, वही ओपन स्टैक का नहीं तो। नहीं, अच्छा चलो कोई बात एप्लीकेशन एंड से किया था, लेकिन वो तो अपने आप हो जाता है ना जब इंस्टेंशिएट होता है। नहीं। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है भाई, ऑटोमेटिक को हाँ छोड़ो, मैनुअल की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो काम होता है, आप गुई से लॉगिन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले आप गुई पे लॉगिन करते हो। गुई का जो एपीआई जो सर्वर होता है ना, गुई का एपीआई यूआरएल, वो आप एक्सेस करते हो, ठीक है, एक्सेस। तो जब आप पेज डालोगे ना, HTTPS ऐसा करके लिखोगे, HTTPS, ठीक है, कॉलन जो भी आपका आईपी होगा और आपका पोर्ट नंबर, उसके बाद आपका ये खुल जाता है। तो आप इसको लिखोगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपको यूआरएल को हिट करना होता है, ठीक है। और वो यूआरएल कहाँ से आता है? आपके डैशबोर्ड से। तो यहाँ पे सबसे पहली सर्विस कौन से हिट हुई है? आपकी डैशबोर्ड, ओपन स्टैक डैशबोर्ड। अब ओपन स्टैक डैशबोर्ड से आपका सबसे पहला इंटरेक्शन हुआ है। सेकंड नंबर पे क्या होता है, आपको यहाँ पे पेज खुलते ही आपसे क्या पूछेगा? यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड जब आप डालते हो ठीक है, आपने अपना यूजर पासवर्ड डाल दिया, तो ये क्या करता है? ये बैकएंड में ऑथराइजेशन करता है, करेक्ट। ये चेक करेगा यूजर नेम पासवर्ड सही है या गलत है। तब आपका जो इंटरेक्शन होता है वो होता है कीस्टोन से, ठीक है। सेकंड चीज जिससे आपने इंटरेक्ट किया वो है आपका कीस्टोन। अब क्या होता है? अच्छा देखो, ये पहला जो होता है वो एपीआई सर्वर ही होता है, जो मैंने आपको यहाँ बताया ना कि ये जो गुई है डैशबोर्ड जो खुल रहा है, ये एपीआई सर्वर से ही बनता है। जो डैशबोर्ड होता है वो बेसिकली एपीआई सर्वर ही होता है, मतलब उसके अंदर एपीआई सर्वर होता है, ऐसा नहीं है। मतलब कि दोनों दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये अलग है, ये अलग है, बट ये इंटरनली एपीआई सर्वर को ही कॉल करता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखो डैशबोर्ड बेसिकली क्या है? गुई, गुई एनवायरनमेंट है ना, गुई एनवायरनमेंट। मतलब ये कि मुझे जो एपीआई सर्वर है वो क्या है कि एपीआई सर्वर बहुत बेसिक है। अब मैं बोलूँ मैं इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी कोई दिखाता है। आप जब लिखते हो तो आप लैंग्वेज ये थोड़ी कहते हो मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, आप कोई सेंटेंस ही तो लिखोगे ना, कुछ ना कुछ ऐसे लिखोगे, जो भी आपका स्टेटमेंट है वो लिखोगे। तो जो गुई होता है ना, वो क्या करता है, वो हर जगह से लाके आपको ग्राफिकल डैशबोर्ड बनाता है, बट इंटरनली वो एपीआई सर्वर को ही कॉल करता है। और डिटेल में अभी देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपका इंटरेक्शन हुआ कीस्टोन के साथ, ठीक है। कीस्टोन ने कहा कि हाँ भाई यूजर नेम पासवर्ड मैच करके आपका क्या हुआ, पेज खुल गया। ये आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट करता है, मतलब ये कि यूज़र को वेरीफाई करता है कि जो आपका यूज़र है वो सही है, क्या क्या उसको रिसोर्सेज दिखानी है, क्या नहीं दिखानी है। अगर आप एडमिन हो तो आपको एडमिन भी दिखेगा, अगर आप एडमिन नहीं हो तो आपको एडमिन टैब नहीं दिखेगा। आपका जो प्रोजेक्ट है आपके यूज़र के साथ में, आपको वो प्रोजेक्ट दिखाई देगा। अगर वो आपका प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट नहीं है वो आपको नहीं दिखेगा, राइट। तो जो आपके लिए बना हुआ है वो आपको चीज़ें दिखाई देंगी। तीसरा, जब आपको गुई खुल जाता है तो आप क्या करते हो, आपको वीएम लॉन्च करनी है, ठीक है। वीएम लॉन्च करने के लिए क्या करना होता है? देखो, प्री रिक्विजिट्स हैं वीएम लॉन्च करने के, प्री रिक्विजिट हैं। प्री रिक्विजिट क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्री रिक्विजिट, प्री रिक्विजिट फॉर लॉन्चिंग वीएम।
ये करना आपको GUI से ही है, ठीक है, GUI से ही करते हैं। अब क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पे हो गया ए, सबसे पहले आपको इमेज अपलोड करना होता है, इमेज अपलोड। अब मैं आपको जितने भी स्टेप्स बता रहा हूँ ना, ये सारे स्टेप्स CLI से भी होते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये इमेज आएगा कहाँ से? ये इमेज आपको देगा जो आपका एप्लीकेशन प्रोवाइडर है या जिसकी VM आपको लॉन्च करनी है वो ओके आपको देगा, ठीक है। तो इमेज अपलोड करना पड़ेगा ग्लैंस के स्टोर पे, ग्लैंस रेपोजिटरी, ठीक है। तो ग्लैंस रेपोजिटरी में आपको इमेज को अपलोड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपने ग्लैंस से बात की। अब मैं आपको कंपोनेंट्स भी दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ आपका किसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। आपने इमेज बना दिया, देन आप क्या करते हो, आप फ्लेवर बनाते हो, फ्लेवर क्रिएट। अब फ्लेवर बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी VM बूट होता है ना, हम बेसिकली इंस्टेंस बोलते हैं, ओपन स्टैक में उसको इंस्टेंस बोला जाता है। इनफैक्ट क्लाउड में भी उसको इंस्टेंस ही बोला जाता है। किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर में आप जाओगे तो वो VM नहीं बोलते हैं, वो इंस्टेंस बोलते हैं। अब ये जो फ्लेवर होता है, आपको जो भी VM लॉन्च करनी है उस VM को बेसिकली CPU, तो vCPU, vRAM और vDisk, बेसिकली रूट की एफेमेरल डिस्क, रूट एफेमेरल, ये चीज़ें आपको चाहिए होती है, मैंडेटरी है। मतलब ये तो मैंडेटरी है, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं जो कि आपको अगर चाहिए तो आप डालो, वरना मत डालो। अब ये होता क्या है कि एक VM बनेगी, उसको कितना CPU, रैम, डिस्क, क्या क्या मिलेगा, वो सब कुछ यहाँ पे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे आपने किस चीज़ से इंटरेक्ट किया, आपने इंटरेक्ट किया नोवा से, ठीक है। फिर जब आपने ये बना दिया तो अब आप नेक्स्ट क्या करते हो, आपको फिर इसके बाद क्या कहते हैं, नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे आप जाके नेटवर्क क्रिएट करते हो। नेटवर्क क्रिएट में देखो आपको सबसे पहले क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले नेटवर्क बनाना होता है। नेटवर्क को बनाने के बाद आपको उसका सबनेट बनाना होता है। सबनेट बनाने में आप उसका डिफाइन करते हो कि गेटवे क्या होगा, इंटरनल सबनेट क्या है, गेटवे उसका पूल कितना होगा, क्या स्टार्ट और स्टॉप रेंज होगी, DHCP इनेबल करना है कि डिसेबल करना है, DHCP इनेबल और डिसेबल, कि आप ऑटोमेटिक IP असाइनमेंट चाहते हो या फिर मैनुअल IP असाइनमेंट चाहते हो। ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि ओपन स्टैक खुद से IP अलोकेट कर देगा, और DS स्टैटिक का मतलब ये होता है कि आप खुद से अपनी IP डिसाइड करते हो इंस्टेंस के लिए कि क्या IP मुझे देनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करते हो, नेटवर्क हो जाता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, मैंडेटरी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, सिर्फ मैं ऑप्शनली बता रहा, इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आप क्या कहते हैं कि मान लो फिर आप इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी की डिफाइन करते हो। सिक्योरिटी की क्या होता है कि जब आप एक VM लॉन्च करते हो ना, तो जो क्लाउड VMs होती हैं, जो क्लाउड इमेजेस होती हैं, उनमें पासवर्ड नहीं होता है। जैसे हमारे नॉर्मल सर्वर्स में होता था ना, पासवर्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, सीधा पासवर्ड भी चला गया। जैसे आप अपने उसमें करते हो ना कि आपने पासवर्ड डाल के दिया हुआ है और दूसरे ने जब इंपोर्ट किया तो उसको वही पासवर्ड मिल गया। सिक्योरिटी के लिए हमेशा जो क्लाउड VMs होती हैं, जो क्लाउड की जो इमेजेस होती हैं, उनमें हमेशा पासवर्ड नहीं होता है, ना रूट का होता है ना किसी यूज़र का होता है। तो फिर कैसे होगा, और हमेशा रूट लॉगिन डिसेबल होता है। तो क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले इसके लिए एक की जनरेट की जाती है, एक की जनरेट होती है पैम की, ठीक है, पैम की जनरेट होती है और ये इंजेक्ट होती है। जब आप VM को लॉन्च करोगे पहली बार तो ये की जो है वो VM के अंदर इंजेक्ट होती है। वो कैसे होती है, एक सर्विस होती है जिसको बोला जाता है क्लाउड इनिट, क्लाउड इनिट सर्विस। ये बेसिकली आपके VM के अंदर पहले से इंस्टॉल होती है। जो भी आपको VM की इमेज देता है ना, उसमें क्लाउड इनिट सर्विस को वो इंस्टॉल करके देता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसको फ़ायदा ये होता है कि आप बड़े स्केल पे मान लो अगर VM डिप्लॉय कर रहे हो 50, 100, 200 VMs, तो सब में आप सेम पासवर्ड डालोगे, हैकर को पता चल जाएगा। किसी को पता लग गया कि इस VM का, अगर मान लो मुझे पता है कि इस इमेज का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या है, तो मैं उस इमेज किसी भी VM पे लॉगिन कर सकता हूँ, राइट। तो ये सिक्योरिटी ब्रीच है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्लाउड इनिट सर्विस होती है जो कि इस पैम फाइल को इंजेक्ट करती है VM के अंदर। तो ये हेल्प करता है कि जो भी आप सर्टिफिकेट दे रहे हो वो आपकी VM में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ये सब तो मैंडेटरी हो गए। देखो अब कुछ ऑप्शनल चीज़ें बताऊंगा। एक होता है सर्वर ग्रुप, ठीक है। सर्वर ग्रुप क्या होता है, सर्वर ग्रुप बेसिकली ये बताता है कि मान लो मेरे पास एक से ज़्यादा VMs हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो VMs हैं, मैं नहीं चाहता कि वो सारी VM एक ही नोड पे जाके डिप्लॉय हो।
तो आप यहाँ पे रूल बना सकते हो। रूल क्या होता है? एफिनिटी, एंटी एफिनिटी, एंटी एफिनिटी, ठीक है। अब एंटी एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी का मतलब होता है कि एक कंप्यूट के ऊपर उस ग्रुप की जितनी भी वीएम्स हैं, ऑल वीएम्स टुगेदर। मान लो मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया और मैंने 2 वीएम्स को सेम ग्रुप में डाला, ठीक है। तो वो दोनों की दोनों वीएम्स एक ही सर्वर पे डिप्लॉय होंगे, क्यों? क्योंकि उनको साथ में चलना है, एफिनिटी। और एंटी एफिनिटी का मतलब होता है कि जो 2 वीएम्स हैं, वीएम्स इन द ग्रुप, वो कभी भी एक साथ सेम कंप्यूटर पे डिप्लॉय नहीं होंगे। सेम कंप्यूटर पे डिप्लॉय नहीं होंगी, अलग अलग पे होंगी। अब ऐसा क्यों करते हैं हम? रिडंडेंसी के लिए। मान लो मैं नहीं चाहता कि मेरे 2 नोड्स हैं, 2 वीएम्स हैं, कॉपी है, बेसिकली रेप्लिका है। मान लो कि एक की कॉपी आपने बनाई है, 2 वीएम्स हैं, वो उसकी कॉपी है, और दोनों अगर एक ही हार्डवेयर पे चल रहे हैं और किसी रीजन से वो हार्डवेयर डाउन हो गया, तो हो सकता है आपका आउटेज हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि दोनों वीएम्स जो है वो एक ही हार्डवेयर के ऊपर जाएं। तो डिपेंडिंग आप किस तरीके का रूल्स, फिर देखो सॉफ्ट एंटी एफिनिटी होता है, सॉफ्ट एफिनिटी होता है, वो अगेन 2 और कैटेगरीज हैं, बट मेन जो 2 कैटेगरी होती है वो एफिनिटी एंटी एफिनिटी होती है। इसके बेसिस पे आप डिफाइन करते हो। फिर होता है आपका सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप, अब ये क्या चीज़ है भाई? सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है कि आपका फायरवॉल, जो वीएम आप क्रिएट कर रहे हो उस वीएम में आप क्या अलाउ करना चाहते हो और क्या ब्लॉक करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप बेसिकली इंग्रेस मतलब कि इनकमिंग, एंड ईग्रेस मतलब कि आउटगोइंग रूल्स बना सकते हो कि आपको क्या अलाउ करना है, क्या अलाउ नहीं करना है, किस पैकेट को अलाउ करना है, किस पोर्ट पे करना है, कैसे कैसे करना है, क्या प्रोटोकॉल अलाउ करना है। ये सब आपकी चॉइस होती है। इसके बाद ये सब आप जब कर लेते हो, फिर उसके बाद एक ऑप्शनल होता है, वो होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब ये होता है कि मान लो आपने जो वीएम बनाई है उसमें कुछ एक्शन करना चाहते हो, आप पोस्ट वीएम कुछ स्क्रिप्ट चलाना चाहते हो, या कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, कर्नल में कोई चेंजेस करना चाहते हो, वो सब कुछ आप इसमें डाल सकते हो। बट ये सब ना ऑप्शनल होते हैं, तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये सिक्योरिटी ग्रुप भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। सर्वर ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शनल होता है। अगर आप नहीं दोगे तो डिफ़ॉल्ट ले लेगा, मतलब आप नहीं करोगे तो वो डिफ़ॉल्ट उठा लेगा, या फिर आप खुद से स्पेसिफाई करो। सिक्योरिटी की मैंडेटरी है, क्योंकि बिना सिक्योरिटी की के आप अगर वीएम बनाओगे तो आपकी वीएम जो है वो लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि पासवर्ड आपके पास है नहीं और पैम आपने इंजेक्ट किया नहीं, तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। नेटवर्क मैंडेटरी है, फ्लेवर मैंडेटरी है, ठीक है, और इमेज मैंडेटरी है। ये सब कुछ हो गया आपका। इसके बाद आप फाइनली अब आप अपना सर्वर लॉन्च करने के लिए रेडी हो। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो? सर्वर लॉन्च करते हो। सर्वर लॉन्च, इसके लिए आप क्या करते हो? अच्छा देखो, जब आप नेटवर्क बना रहे थे तो तब आपने किससे इंटरेक्ट किया? न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन से किया, ठीक है। जब आप सिक्योरिटी की बना रहे थे, सिक्योरिटी की जो बनाया आपने, तो आपने अगेन नोवा से इंटरेक्ट किया। जब आपने सर्वर ग्रुप बनाया तो अगेन आपने नोवा से इंटरेक्ट किया। ये मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। जब आप सर्वर ग्रुप हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप, फायरवॉल रूल्स हो गया, तब आप न्यूट्रॉन से अगेन इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मेटा डेटा, अगेन आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, नोवा से। तो सर्वर ग्रुप हो गया। इसके बाद आप फाइनली रेडी हो लॉन्च करने के लिए। तो ये सारे पैरामीटर्स को लेके आप सर फिल करोगे। सर हाँ, सर एक मिनट सर। सर हेलो सर, ये जैसे आपने बोला कि सब में एपीआई शेड्यूलर जैसे है, यहाँ पे नोवा मतलब कौन सा नोवा एपीआई, नोवा शेड्यूलर, नहीं अभी मैं वहाँ पे गया नहीं ना। अभी जैसे मैं फ्लेवर समझ गया क्रेडिट। तुम कहाँ पूछना चाह रहे हो, बट मैं अभी वहाँ पे गया नहीं। तभी मैंने बोला कि मैं अभी हाई लेवल पे बता रहा हूँ, अभी मैं लो लेवल पे ये डायग्राम नहीं बता रहा, ठीक है। हाई लेवल पे इसलिए बता रहा हूँ, एटलीस्ट आपको ओके पता है कि जब मैं लो लेवल की बात करूंगा तब आप समझ पाओगे कि मैं किस कंपोनेंट्स को जब इंटरेक्ट करा रहा हूँ तो कैसे करा रहा हूँ, ठीक है। तो हाई लेवल पे आप समझ गए कि GUI में जाके आपने ये ओके सारी सर। चीज़ें क्रिएट करी, उसके बाद आप पैरामीटर फिल करते हो। जब आप ये पैरामीटर फिल करते हो उसके बाद आपका यहाँ पे एक सर्वर बिल्ड होने लगता है, ठीक है। एक सर्वर आपका बिल्ड होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर आपको थोड़ी देर के बाद एक इंस्टेंस मिल जाता है रनिंग में। अगर सब कुछ सही रहा तो आपका इंस्टेंस जो है वो रन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक वीएम लॉन्च हो जाता है। ये हाई लेवल में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि किस किस सर्विस से आपका इंटरेक्शन हुआ।
तो अगर मैं बोलूँ तो इसको अगर मैं मान लो ऐसे प्रेजेंट करूँ, तो आपने मान लो डैशबोर्ड से बात किया, ठीक है, डैशबोर्ड से बात किया, आपने कीस्टोन से बात किया, करेक्ट। उसके बाद आपने क्या कहते हैं नोवा से इंटरेक्ट किया, आपने क्या कहते हैं सिंडर से इंटरेक्ट किया, फिर आपने किससे इंटरेक्ट किया, इसके बाद आपने क्या कहते हैं न्यूट्रॉन से इंटरेक्ट किया, न्यूट्रॉन से। देखो जब आप ये फिल करते हो ना लास्ट वाला स्टेप, ये अगेन आप डैशबोर्ड से कर रहे हो। जब डैशबोर्ड से कर रहे हो दैट मीन्स कि आप वापस डैशबोर्ड के फ्लो पे आ गए हो। अब वापस डैशबोर्ड आपका नोवा से बात करेगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन से बात किया, तो इस कॉल फ्लो के अंदर एक वीएम को लॉन्च करने में, वीएम लॉन्च के अंदर आपने इतने सारे कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपको दिखाई नहीं दिए बट वो भी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ में कि वो भी कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देते हैं बट वो भी उस कॉल फ्लो के अंदर आते हैं। बट वो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी हमने टाइम काफ़ी एक्सीड कर दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको अगर डाउट है कोई तो आप पूछो कि ये जो वीएम लॉन्चिंग स्टेप्स हैं ये एटलीस्ट देखो समझ लो, किसी के पास सेटअप है तो वो प्रैक्टिस कर लो ताकि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपके पास एक थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेगा। किसी के पास ओपन स्टैक का एक्सेस है आप सभी लोगों में से? किसी के पास तो होगा ना भाई, नहीं है? नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। Yes. यार अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास कोई ऐसा सेटअप है नहीं लैब का और मैं ऑफिस का दिखा नहीं सकता, तो कोई नहीं, कोशिश करेंगे कि मैं आपको एक ओपन स्टैक एनवायरनमेंट जब हम बिल्ड करेंगे तो आप अपना पर्सनल ओपन स्टैक बना के चलाना, ठीक है। वो भी बताऊंगा ऑल इन वन ओपन स्टैक कैसे बनता है, बट ऑल इन वन से पहले ओपन स्टैक पता होना चाहिए, तभी आप ऑल इन वन कर सकते हैं, ठीक है। भैया इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या आज का? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा भाई, बिल्कुल डोंट वरी। रिकॉर्डिंग मेरे पास सारी हैं। प्रॉब्लम देखो क्या है कि इसको ना कंपाइल करना पड़ता है, मतलब बाद में ना इसको एडिट करके सेव करना पड़ता है, जो बहुत लेंथ जो क्लास की लंबी हो जाती है ना, तो स्टार्टिंग और हाँ, एंड का तो वो बहुत टाइम लगता है उसको सेव होने में ना, 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं एडिटिंग में, तो इसलिए अभी मैं कुछ कर नहीं पाया। बट हाँ मैं आपको बिल्कुल लिंक शेयर करूँगा, जल्दी से जल्दी करूँगा, सो डोंट वरी। अभी आपको सारी हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी अभी नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि मेरे भै- पास आ, अभी। हाँ भैया ये जो आपने बताया है मैं रेड हैट के लैब पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ इसको? हाँ रेड हैट का ओपन स्टैक है आपके पास? हाँ, ओपन स्टैक का लैब है मेरे पास। हाँ तो करो ना यार, बिल्कुल करो। देखो हाँ, आप एक इमेज को अपलोड करो, ठीक है। सबसे पहला काम आप ये कॉल ये पढ़ना, ठीक है। हाँ, ये नोट्स आपके पास है ना एक्सेस, इस नोट को पढ़ लेना एक बार, जो जो ठीक मैंने है। लिखा हुआ ना इसी को ऐसे ऐसे फॉलो करते जाना। इसके ऊपर अगर चाहिए ना तो रुको मैं आपको एक लिंक देता हूँ, ठीक है। आप एक लिंक लो, तो लॉन्च वीएम इन ओपन स्टैक, ये तो वैसे भी आप सर्च कर सकते हो इसको ही, मतलब लॉन्च वीएम इन ओपन स्टैक, ओपन स्टैक की ही साइट पे एक वो दिया हुआ है डॉक्यूमेंट, बड़ा अच्छा है। देखो लॉन्च एंड मैनेज इंस्टेंसेस, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना है कि ये देखो जैसा मैंने आपको बताया ना सेम टू सेम आपको यहाँ पे वो चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे लॉन्च एंड मैनेज इंस्टेंस में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे अब इसने देखो इसने तो सीधा लॉन्च इंस्टेंस बोल दिया है, बट रिमेंबर लॉन्च इंस्टेंस सबसे लास्ट में होता है, उसके पहले आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लेना और लेके फिर आप यहाँ से क्या कहते हैं इसको लॉन्च कर देना। देखो ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करोगे, कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं उन्हें छोड़ देना, जो मैंडेटरी नहीं है उसको छोड़ देना। और उसके बाद फिर फाइनली, और ये देखो CLI से है, CLI कनेक्ट मतलब आप अपना कंसोल को कनेक्ट कर सकते हो अपने वीएम के, एक बार आपका लॉन्च हो गया तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप वीएम ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, नहीं भी होगा गलत भी होगा कोई बात नहीं, करना ज़रूर, ताकि आपको एटलीस्ट पता होगा नेक्स्ट टाइम कि क्या क्या चीज़ें आप एनकाउंटर करते हो एक वीएम का लॉन्च करने में। और देखो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ओपन स्टैक पढ़ना है तो आपको ओपन स्टैक का यूज़र बनना भी पड़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो यार आजकल ऑटोमेटिक डिप्लॉय होता है, ठीक है। प्लग एंड प्ले है, स्क्रिप्ट चलाओगे, GUI में जाओगे, क्लिक मारोगे, आर्टिफैक्ट जनरेट करके ओपन स्टैक डिप्लॉय हो जाएगा। पर ओपन स्टैक को इस्तेमाल करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी आप समझ पाओगे कि उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉल फ्लो समझाऊंगा, जो डिटेल में मैं जो बात कर रहा था, लो लेवल पे मैं आपको नोवा समझाऊंगा, ठीक है भाई। तो दीपक डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में हम नोवा शेड्यूलर भी देखेंगे, ठीक है, प्लेसमेंट भी देखेंगे, सारी सर्विसेज देखेंगे, और मैं आपको डेटाबेस भी बताऊंगा कि डेटाबेस कैसे यूज़ होता है, ओके सर। ठीक है। चलो फिर आज की क्लास ख़त्म ओके। करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
चलो